स्टेप बाय स्टेप समझना क्या क्या हो रहा होगा, फिर प्रोसीड करते हैं। आ गया? कैसे स्टार्ट करेंगे? सर हाँ, सर नीचे वाले को ZPL मानेंगे। नीचे वाले को ZPL माना, ओके। तो ये, सर एम हाँ, जी आर इक्वल टू हाफ एम 2 MB²। MGR नहीं 2 MGR, क्योंकि मास 2M होगा ना। हाँ सर। 2 MGR प्लस जीरो, काइनेटिक एनर्जी जीरो था, इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी जीरो प्लस हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। तो यस यहाँ सर। से आ जाएगा वेलोसिटी इज √2 GR। तो जब 2M नीचे पहुंचेगा, बेसिकली ऐसा सिचुएशन हो चुका है कि जब 2M यहाँ पहुंचा है नीचे और ये M है, तो ये हिट करेगा √2 GR से, राइट। अब यहाँ पे कोलिजन होगा। सो जस्ट बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये 2M है, ये M है, इसका स्पीड आगे की और V1 हो गया, इसका स्पीड V2 हो गया। सो इनिशियल मोमेंटम वाज 2M into √2 GR is equals to MV1 minus 2MV2 फर्स्ट। और velocity of separation is V1 plus V2 is how E times of velocity of approach √2 GR। तो यहाँ से बन जाएगा दिस implies √2 GR इक्वल टू ट्वाइस ऑफ V1 प्लस ट्वाइस ऑफ V2 सेकेंड। फर्स्ट प्लस सेकेंड कर दो, फर्स्ट प्लस सेकेंड, तो 3 टाइम्स ऑफ √2 GR इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ V1। तो यहाँ से V1 आ गया √2 GR। अब क्या करें? V1 आ गया √2 GR। तो ये मेरा पार्ट वन ऑफ द सॉल्यूशन था, ये पार्ट टू ऑफ द सॉल्यूशन था। अब थर्ड पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन पे आता है। थर्ड पार्ट, अगर मेरा मास m जो है उसका वेलोसिटी √2 GR हुआ आफ्टर द कोलिजन √2 GR, तो ये डेफिनेटली ऊपर तक पहुंच जाएगा, क्योंकि देखो हाफ m v², जीरो पोटेंशियल लाइन वही माना है, इक्वल टू MGH प्लस काइनेटिक एनर्जी जीरो मान लो हाईएस्ट पॉइंट पे। तो यहाँ पर आ जाएगा H इक्वल टू R। तो ये R हाइट तक पहुंच जाएगा ऊपर तक। तो दिस implies ब्लॉक विल हिट द मैन, हिट द मैन। अगर H हाइट तक नहीं पहुंचता तो ब्लॉक मैन को नहीं हिट करता।
फाइन। सॉरी वाला क्वेश्चन आप दोबारा समझा दोगे? हाँ ठीक है, देखो हमें क्या करना था, इस टाइप का एक और क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ऐसा था कि 2m को हल्का सा पुश किया और नीचे m रखा हुआ था, स्मॉल m, और फिर बताना था कि वो उस आदमी के हेड तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। एक्चुअली ये अच्छे का क्वेश्चन है, डेटा में भी इधर उधर हो, डेटा का पता नहीं। तो मैंने 2m को पुश किया हल्का सा। सो 2m जब, क्या होगा, 2m स्लाइड करते हुए नीचे आएगा और फिर m से कोलाइड करेगा। तो पहला पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, ये 2m जब m से कोलाइड कर रहा होगा तो उस टाइम 2m का वेलोसिटी क्या होगा। तो वो मैंने एनर्जी कंजर्वेशन करके निकाल लिया। राइट, देखिए देखिए, दोबारा होता ना। ये सब मेरा था। अच्छा प्रथम, हाँ। तो प्रथम वेलोसिटी करके इसमें कोई दिक्कत, एनर्जी कंजर्व कर दिया नहीं सर, कोई दिक्कत क्योंकि नहीं। स्मूथ स्मूथ था। इसके बाद क्या होगा, जब वहां पर पहुंच गया तो इसके बाद वहां पर कोलिजन होगा। तो मैंने कोलिजन कराया। तो कोलिजन कराने में हमें पता है कि एक क्या करना है, एक मोमेंटम कंजर्वेशन और एक इक्वेशन ऑफ ई। तो एक पहला इक्वेशन लिखा मैंने, मोमेंटम कंजर्वेशन, 2m into root 2 gr initial momentum is equals to final momentum, right? यस। दूसरा इक्वेशन में लिखा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन is equals to e times of velocity of approach। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच रूट 2 gr था, उसका e टाइम्स मतलब हाफ टाइम्स। ओके, यस। तो यहाँ से मुझे मिल गया कि ब्लॉक m का वेलोसिटी क्या होगा आफ्टर द कोलिजन। और वो वेलोसिटी मिल गया तो फिर मैं एनर्जी कंजर्व करके देखा कि वो किस साइड तक रीच करेगा। फाइन। ओके, तो भाई मतलब जो हम लोग अभी तक पढ़े हैं वही चीज रिपीट हो रहा है बार बार। एनर्जी कंजर्वेशन, कोलिजन, एनर्जी कंजर्वेशन वापस से। एक और ऐसा क्वेश्चन कर लो सेम टाइप का। लेट्स से ये धागा है फ्लेंथल, ये भी लेंथल, इन दोनों एंड पे एक बॉब अटैच्ड है ऑफ मास 2m एंड मास m। इन दोनों बॉल को हमने रिलीज किया तो क्या होगा। तो ये 2m ऐसा घूम के आएगा यहाँ पे, m यहाँ पे ऐसा घूम के आएगा, दोनों सेम टाइम में यहाँ पहुंचेगा, यहाँ कोलिजन होगा। तुमको बताना है, फाइन, फर्स्ट पार्ट, फाइन द वेलोसिटी ऑफ both the ball after the collision is equals to half. And second, let's say this is ZPL, height gained by both the balls या फिर maximum height gain, by both the ball after the collision। after the collision इसको यहाँ भी होल्ड करके रखे थे, इस बॉल को ऐसे हाथ में, और फिर छोड़ दिए इसको, दोनों बॉल को साइमल्टेनियसली छोड़ा है।
सर हाँ दोनों का वेलोसिटी सेम आएगा क्या? हाँ, दोनों का वेलोसिटी रूट टू जी लाएगा। तो एक्चुअली वेलोसिटी निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ता है, वेलोसिटी रूट टू जी एच होता है हमेशा। अगर तुम एच हाइट से ड्रॉप किए हो ना, तो हमेशा एट द एंड ऑफ द जर्नी जहाँ पे वो पहुंचेगा, वहां पर इसका स्पीड हमेशा रूट टू जी एच होगा। ओके सर। तो बार बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आया। हाँ, कैसे प्रोसीड करें? उसी का आंसर आया। वही सर क्वेश्चन है वापस से। नीचे हाँ कैसे? प्रथम। हाँ। सर क्या? 2 mgl इक्वल टू हाफ 2 mv स्क्वायर। 2 mgl इक्वल टू, हाँ तो वहां से तुमको मिल गया होगा ना, जब दोनों ब्लॉक कोलाइड कर रहा होगा तो दोनों का स्पीड रूट टू जी आर होगा, राइट? यस ओके। इसका मास है 2m, इसका मास है m। सो एक इक्वेशन मोमेंटम कंजर्वेशन आफ्टर द कोलिजन, लेट्स से 2m का स्पीड इधर क्यों हो गया v1, m का स्पीड आगे क्यों हो गया v2। सो मोमेंटम कंजर्वेशन 2m into रूट टू जी आर
minus m into root 2 gr equal to mv2 minus 2mv1. तो ये बन जाएगा रूट 2 gr इक्वल टू v2 माइनस ट्वाइस ऑफ v1 फर्स्ट। पहला इक्वेशन आ गया। दूसरा इक्वेशन अगेन कोएफिशिएंट ऑफ restitution. Velocity of approach is 2 times of root 2 gr into e is velocity of separation. Second, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो गया। इफ वी ऐड फर्स्ट, ऐड करने का कोई फायदा नहीं, टू v2 है, v2 माइनस 2v1। अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं, फर्स्ट माइनस सेकेंड, तो 0 इक्वल टू माइनस 2v1 माइनस 3v1, राइट। और यहां से मुझे मिल गया v1 इक्वल टू 0। v1 0 आ गया, तो v2 आ गया रूट 2 gr। ऐसा हो सकता है क्या, कुछ गड़बड़ है? नहीं, सही है। तो v2 आ गया रूट 2 gr। इसका मतलब क्या है? सबको यही आया या अलग आंसर आया पूरा? टू जी इक्वल टू एम वी टू माइनस 2mv1, ठीक है। तो रूट 2 gr equals to v2 minus twice of v1, सही। velocity of approach is equals to v1 plus v2, ठीक है। तो यहाँ से मुझे v1 और v2 मिल गया, मतलब ये वाला ब्लॉक जो है वो रेस्ट पे आ गया और ये इधर मूव करने लगा विद स्पीड रूट 2 gr। तो 2m कितना राइज करेगा? 2m विल नॉट राइज। और m कितना राइज करेगा? हाफ इंटू m इंटू m का स्पीड क्या है? v2, 2 gr इज इक्वल टू mgh। तो m कितना राइज करेगा h तक? h इक्वल टू r। मतलब आफ्टर द कोलिजन ये जो बॉल b है वो तो वहीं रहेगा, और ये जो है 2m वाला यहीं रहेगा, और m वाला r हाइट तक राइज कर जाएगा, राइट। कोई दिक्कत? फाइन। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग दो, ऑब्लिक कोलिजन। ऑब्लिक कोलिजन, जैसे ऑब्लिक कोलिजन हमने समझा था कि होता क्या है। कैरम बोर्ड वाला एग्जांपल हमने देखा था कि लेट्स से ये पॉकेट है, ये सारे, यहाँ पर क्वाइन है, यहाँ पर स्ट्राइकर है। तो हम लोग यहाँ पे हिट करते हैं हल्का सा एंगल पे, तो ये इधर मूव करता है, राइट। दिस इज ऑब्लिक कोलिजन। ऑब्लिक कोलिजन। तो मैं इसको दो स्फेयर लेके बताता हूँ कैसे कैसे होगा। जैसे मान लो एक स्फेयर है, ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, और यहाँ एक और स्फेयर रखा हुआ है। लेट्स से दिस इज हाँ। तो ये रेड वाला स्फेयर आएगा इसके पास, ग्रीन वाले के पास, और रेड वाला जब यहाँ पहुंचेगा तब कोलिजन होगा। तो रेड वाले का वेलोसिटी इधर था, ये आया, इसका वेलोसिटी इधर है, और कोलिजन हुआ। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि कोलिजन कौन से डायरेक्शन में हुआ है। तो ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर है,
कोलिजन जो हुआ है वो इस डायरेक्शन में हुआ है, राइट। और इस डायरेक्शन में जो इसका परपेंडिकुलर वाला होगा उसमें कोई कोलिजन नहीं हुआ है। ठीक है, तो जो सेंटर टू सेंटर लाइन जो ज्वाइन होता है उस डायरेक्शन में कोलिजन होता है। तो मैं इसको फिर से एक बड़े से फिगर के थ्रू एक्सप्लेन कर रहा हूँ, काफी इंपॉर्टेंट है समझना। ये रेड बॉल, ये यहाँ आया, यहाँ पर एक येलो बॉल, ये रेड बॉल मूव करते हुए आया विद स्पीड वी नॉट, यहाँ पहुंचा, आया आया आया, यहाँ पहुंचा, राइट। अब तो तुमको भी फील आ रहा होगा कि ये जो कांटेक्ट हुआ वो किस पॉइंट पे हुआ, इस पॉइंट पे कांटेक्ट हुआ, राइट। ये फील आ रहा है कि उस पॉइंट पे कांटेक्ट हुआ होगा येलो यस वाले। सर। तो अगर वहां पे कांटेक्ट हुआ तो ये फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएगा, इस डायरेक्शन में, सेंटर टू सेंटर वाले डायरेक्शन में लगाएगा, राइट। तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा, तो इस लाइन को हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ इम्पैक्ट, लाइन ऑफ इम्पैक्ट। इस डायरेक्शन में फोर्स लगा है, और ये वाला जो डायरेक्शन है जो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, क्या इसमें कोई फोर्स लगा, इधर कोई फोर्स तो लगा ही नहीं। तो इस डायरेक्शन में कोलिजन हुआ ही नहीं, कोलिजन does not occur in this direction, does not occur in this direction, जो परपेंडिकुलर है इसमें। तो अगर कोलिजन हुआ ही नहीं इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी विल नॉट चेंज, वेलोसिटी विल नॉट चेंज। ये ब्लू दिख रहा है क्या? कोलिजन occurs along, collision occurs along line of impact, line of impact। तो अगर लाइन ऑफ इम्पैक्ट के लॉन्ग कोलिजन हुआ है तो हम लोग को पता है जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाला है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फॉर्मूला is applicable, is applicable only along line of impact, लाइन ऑफ इम्पैक्ट। जिधर कोलिजन हुआ होगा उसी डायरेक्शन में हम लोग ई का फॉर्मूला लगाएंगे। और मोमेंटम कंजर्वेशन तो लगाएंगे ही लगाएंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन। एंड देन
Yes, sir. Done. Question. Question. Let's say ये एक बॉल है of radius r, of radius just a minute, radius इसका लेना होगा और यहाँ पे क्या लेना होगा, रेडियस कितना ले, इसका रेडियस है 2r, नहीं 2r नहीं 3r, और इसका रेडियस है 2r। ये बॉल गया विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, बॉल का मास है 10 kg, ये आया उसको टकराया, ठीक है, ये रेड वाले लाइन उसके उस 3r वाले बॉल को जाके टकराया, तो बताना है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बोथ द बॉल आफ्टर द कोलिजन। E is half. Find the velocity of both the balls after the collision. After the collision, E equal to half. सर दूसरे का मास क्या है? अच्छा दूसरे का मास, हाँ मास की जरूरत होगा, इसका मास 2 kg, अच्छा 10 kg दिया था ना, 10 kg और 20 kg। सर एंगल ऑफ इम्पैक्ट क्या है? वो पता नहीं, वो तुम्हें खुद को ढूंढना है।
हाँ कैसे प्रोसीड करेंगे? एंगल मिला या नहीं मिला? हाँ प्रथम, एंगल मिला? नहीं सर, अभी ढूंढ रहा हूँ। इतना टाइम लग गया? और किसी को मिला एंगल? ये एंगल कितना होगा? सिंपल सा है यार, ये लेंथ कितना होगा? सेंटर टू सेंटर वाला डिस्टेंस सर 5r, tan इनवर्स 3/2 होगा क्या? 3/5, साइन इनवर्स 3/5। tan इनवर्स होगा ना? तो ये लेंथ 5r होगा सेंटर टू सेंटर वाला। तो एंगल थीटा मान लो। तो क्या क्या दिख रहा है तुम्हें? साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, और दिस इम्प्लाइज थीटा इज कितना? 37 डिग्री, राइट? अब थीटा 37 मिल गया, तो ये मेरा लाइन ऑफ इम्पैक्ट है वाइट वाला, और ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन है। तो इस डायरेक्शन में तो कोई चेंज ही नहीं होगा, लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो सिचुएशन क्या है कि रेड वाला बॉल जो है, मैं रेड वाले बॉल का दो वेलोसिटी ले लेता हूँ। जब ये कोलाइड किया, रेड वाला बॉल, तो उसका स्पीड इधर की ओर 10 था। तो मैं इसको दो कंपोनेंट लेता हूँ, एक 10 cos 37, इधर की ओर स्पीड 8 था, और एक 10 sin 37, दैट इज 6। तो इसका इधर की ओर स्पीड 6 था। इस डायरेक्शन में कोई कोलिजन हुआ? नहीं। तो आफ्टर द कोलिजन इस बॉल का स्पीड क्या रहेगा? इस डायरेक्शन में 6 ही रहेगा। इस डायरेक्शन का बात करो, दूसरे वाले डायरेक्शन का बात करो। लेट्स से लाइन ऑफ इम्पैक्ट वाले डायरेक्शन को मैं वाई डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो अलोंग वाई डैश मेरा सिचुएशन क्या हुआ है? एक बॉल आया है विथ अ स्पीड ऑफ 8, और ये 20 kg बॉल को हिट किया, 10 kg का, और ये 20 kg के बॉल को हिट किया। तो फाइनली लेट्स से इसका स्पीड इधर की ओर v1 हो गया, और दूसरे वाले का स्पीड, जस्ट अ मिनट, और दूसरे वाले का स्पीड लेट्स से आफ्टर द कोलिजन इधर आगे की ओर स्पीड v2 हो गया। सो इनिशियल मोमेंटम वाज 80 is equals to 20v2 minus 10v1। देखो इक्वेशन वही लगा, along the line of impact, and e times of velocity of approach is equals to velocity of separation, फर्स्ट सेकेंड। तो ये बन जाएगा 4। सेकेंड वाले इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो पहला वाला इक्वेशन है 80 इक्वल टू 10v2 माइनस 10v1, और सेकेंड वाले इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करो, तो 40 इक्वल टू 10v1 प्लस 10v2, एड 1 and 2, 120 इक्वल टू 30v2, और दिस implies v2 is equals to 4 मीटर पर सेकेंड, एंड v2 को जैसे ही 4 डालोगे, v1 क्या आ जाएगा? 0, इस वाले इक्वेशन में। इसका मतलब 10 kg का जो ब्लॉक है वो मूव ही नहीं कर रहा है, v1 0 हो गया। मतलब बिफोर द कोलिजन इफ द सिचुएशन वाज लाइक ये 10 से आ रहा है, आफ्टर द कोलिजन ये ऐसा था, ये इधर की ओर जा रहा है 6 से, ये तो चेंज होगा ही नहीं, 6 वाला। इधर की ओर इसका स्पीड हो गया 0, इधर की ओर स्पीड हो गया 0, क्योंकि v1 0 हो गया, और इसका स्पीड इधर की ओर हो गया 4। ये समझ में आया क्या या नहीं?
बेसिकली जो मेरे डायरेक्शन ऑफ कोलिजन है ना, उसमें हमको पहले जो काम कर रहे थे वही करना है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के लॉन्ग। बाकी जो दूसरा डायरेक्शन है उसको वैसे ही छोड़ दो, उससे तुमको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो प्रथम 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 आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। सर हाँ सर मैं कह रहा था कि जो 10 kg वाला ब्लॉक है, मतलब जो हाँ है हाँ हाँ। वो है जा रही है, वो तो वाली अनटच्ड रहेगी या फिर उसमें भी रहेगा? नहीं, वो मुझे समझ, फिर से आवाज नहीं है तुम्हारी, वो क्या होगा? सर मेरे कहने का मतलब है कि जो 10 kg वाला ब्लॉक है उसमें आपने बोला ना हाँ कि 8 वाले के अलोंग चेंज होगा क्योंकि वो वाई उस एक्सिस लाइन पे। में, हाँ ठीक है, उस लाइन के लॉन्ग कोलिजन हुआ है। हाँ तो सर वो 10 और 6 पे चेंज नहीं होगा, मतलब 10 और 6 नहीं, कांस्टेंट रहेंगे। 10 को ही तो मैंने वो किया था, 10 को तो मैंने 8 और 6 में ब्रेक किया है, राइट। तो वो कंपोनेंट्स हैं। हाँ 10 का कॉम्पोनेंट था 8 और 6, वो cos 37 sin 37। और 6 वाले डायरेक्शन में तो कोलिजन हुआ ही नहीं ना, तो उधर चेंज क्यों करेगा, राइट। ऐसा एक और क्वेश्चन करना है या समझ में आ गया? एक और एक और, ओके। क्वेश्चन, एक बॉल है ऑफ, और यहाँ पे एक दूसरा बॉल है। रेडियस क्या है? इसका रेडियस, डेटा फिर अच्छा नहीं होगा, तो सेम रेडियस ले लेते हैं, 3r और 2r। ये मूव करते हुए आया विथ अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, लेकिन फायदा नहीं होगा, रुको, सेम डेटा पे एक, और ये दूसरा। इसको यहाँ पे हिट किया समवेयर सच दैट, मुझे इस बार रेडियस नहीं दिया है लेकिन ये दिया हुआ है कि ये जब हिट करेगा ना, ये आगे आया होगा ऐसा, और यहाँ पे हिट किया होगा। तो मुझे ये पता है कि ये एंगल जो है, दिस इज 45 डिग्री। ये आ रहा था वैसे स्पीड ऑफ 10√2 मीटर पर सेकेंड, आया 45 डिग्री पे हिट किया। इसका मास है 10 kg, इसका मास है 30 kg। E is equals to half, E is equals to 1/3. Find the velocity of both the balls after the collision. सर सर हाँ बताओ।
ई दोनों के इसमें सेम है। ये दोनों की मतलब एक ही कोलिजन होगा ना रेड और येलो बॉल का, 1/3। ठीक है। सर एक बार वापस क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन है, ये जो रेड वाला बॉल तुमको दिख रहा है वो आगे मूव कर रहा है विद स्पीड ऑफ 10√2। वो आगे गया, उस येलो वाले बॉल को हिट किया, एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 1/3। दोनों का मास दिया हुआ है, एंगल दिया है, किस एंगल पे कोलिजन हो रहा है, तो बताना है दोनों ब्लॉक का वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन। ओके सर। सर थोड़ा सा ऊपर कर दोगे आप? कहाँ पे? सर बस इतना ही, वो 30 kg नहीं दिख रहा था। अच्छा।
कैसे प्रोसीड करें? इधर की स्पीड 10 और इधर भी स्पीड 10। सर हाँ, इसका आंसर 0 और 10/3 है क्या? 0 और 10/3। और किसी का आंसर आया? ये तो 10 रहेगा ही ना, इस डायरेक्शन का नहीं बता रहे हो, बाकी दोनों डायरेक्शन का बता रहे हो। चलिए एक बार सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, तो सिचुएशन है कि एक बॉल है वो 10 से जा रहा है, इसके आगे दूसरा बॉल है 10 kg और 30 kg का। E is 1/3। आफ्टर कोलिजन इसका स्पीड v1, इसका स्पीड v2, 10 kg, 30 kg। So initial momentum is 100 is equals to 30 v2 minus 10 v1, and velocity of separation is equals to 1/3 times the velocity of approach. तो 10/3, तो 3v1 plus 3v2। एक काम करते हैं, सेकंड वाले इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पहला इक्वेशन तो वही आ गया 30v2 माइनस 10v1। सेकंड वाले इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 100 इक्वल टू 30v1 प्लस 30v2। फर्स्ट, सेकंड, इन दोनों को सॉल्व कर, दोनों को सब दोनों को क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर दे। 30v2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 0 इक्वल टू माइनस 40v1, और दिस इम्प्लाइज v1 इक्वल टू 0। और v1 जैसे ही 0 आया, v2 इक्वल टू 10/3। सेम आंसर आया था ना प्रथम, 0 और यस सर। 10/3। ओके, तो इसका मतलब है कि ये जो बॉल है ये यहाँ पे टकराया, इसका इधर की ओर स्पीड जो था वो तो 10 रहेगा ही रहेगा, और इधर की ओर स्पीड 0 हो गया, और इसका इधर की ओर स्पीड 10/3 आ गया, राइट। अच्छा, यहाँ पे अगर मान लो मेरा v1 आया होता -10, इनकेस अगर आया होता -10 नहीं, -3 लेट से, तो मैं किधर डिफाइन करता, डायरेक्शन कौन सा डिफाइन करता -3 के लिए? कौन सा पीछे। डायरेक्शन आता? पीछे? पीछे सर मतलब इधर दिखा, उसी इधर एक्सिस पे यार। इस तरफ से दिखा था? यस सर। नहीं, v1 -3 आया है। -3 का क्या मतलब है, ये देखो, -3 का मतलब इधर है ना 3, तो जिधर 10 का डायरेक्शन है उधर ही 3 का डायरेक्शन है, तो मुझे इधर की ओर 3 दिखाना होता, इस डायरेक्शन में, राइट। कोई दिक्कत? यस सर। ओके, फाइंड द इम्पल्स। इसी क्वेश्चन में कंटिन्यू करना, नेक्स्ट पार्ट। फाइंड द इम्पल्स imparted on 30 kg ball by 10 kg ball. Find the impulse imparted on 30 kg ball by 10 kg ball. Yes, sir.
Find the impulse imparted on 30 kg ball by 10 kg ball. क्या होता है इम्पल्स? इम्पल्स इक्वल टू इम्पल्स हमने किया था ना, इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। जस्ट वेलोसिटी क्या हो गया 10/3, तो 30 इंटू 10/3 दैट इज सर 100। 100 एक ना। हाँ 100। चेंज इन मोमेंटम मास हो गया केजी मीटर पर सेकेंड। और डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन जिधर की उसका स्पीड आया, इस डायरेक्शन में इम्पल्स लगा होगा 30 केजी पे। और अगर यही पूछा होता सेम सेम क्वेश्चन, बस ऑन 10 केजी बॉल बाई 30 केजी बॉल, तो आंसर क्या होता? ऑन 10 केजी बॉल बाई 30 केजी बॉल, तो फिर आंसर क्या होता? 100। कैसे? सर उसमें अभी 0 हो गया V1, हाँ और उससे हाँ पहले वो 100 था ना मोमेंटम उसका। हाँ, वो 100 था, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम इज 100, या फिर ऐसा भी बोल सकते हो एवरी एक्शन एज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अगर उस पर जे इम्पल्स उस डायरेक्शन में लगा है, तो 10 केजी वाले ब्लॉक पे जे इम्पल्स इधर लगा होगा, राइट? सेम जे एट एन एंगल 45 डिग्री, और जे विल बी 100 केजी मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत? सही है। तो इम्पल्स हम लोग बता सकते हैं, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन। ये ग्राउंड है, ये बॉल आ रहा है v स्पीड से, और ये इधर बाउंस किया। लेट्स से this angle is theta and this angle is phi, and coefficient of restitution is e. Find the relation between theta, phi, and e. Find the relation between theta, phi, and e.
अच्छा, कितने लोगों को लग रहा है थीटा और फाई बराबर होगा? हुआ क्या थीटा और फाई इक्वल? ऐसे रियल लाइफ में करके देखना है, ऐसे भेजना तो वो नहीं होता है। वहां पर तो रियल लाइफ में तो फ्रिक्शन भी होगा ग्राउंड के पर, तो वो और अलग इफेक्ट क्रिएट करेगा। कैसे प्रोसीड करेंगे? सर्वेश ओके मीटिंग में? सर्वेश अनम्यूट कर सकते हैं? यस सर। हाँ सर्वेश, कैसे प्रोसीड करें इस क्वेश्चन को? सर आइडिया नहीं। अच्छा, सबसे पहले तो ना, जैसे टू डायमेंशन में कोलिजन हो रहा है ना, तो टू डायमेंशन में हमने क्या किया? सबसे पहला पहला काम कि वेलोसिटी का दो कंपोनेंट निकाला है, और एक along the line of impact है, एक perpendicular to the line of impact। तो ये एंगल अगर थीटा है, तो ये भी एंगल थीटा होगा। इसका इधर की ओर स्पीड v cos थीटा होगा, और इधर की ओर स्पीड v sin थीटा होगा, राइट? यस सर। अब v sin थीटा वाले डायरेक्शन में कोलिजन हो रहा है क्या? यस और नो? v sin थीटा का जो डायरेक्शन है उधर कोलिजन हो रहा है? नहीं सर। नहीं। तो लेट्स से फाइनली ये इधर जा रहा है v डैश से, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये एंगल फाई है, राइट? जिसका इधर की ओर स्पीड v डैश sin फाई है, और इधर की ओर स्पीड v डैश cos फाई है। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या v sin थीटा इक्वल टू v डैश sin फाई? क्योंकि उस डायरेक्शन में कोलिजन ही नहीं हो रहा है, राइट? हाँ सर। अच्छा, और मेरा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम क्या क्या बोल सकते हैं? कोई इक्वेशन बोल सकते हैं क्या? लाइन ऑफ इम्पैक्ट वाले, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू E into velocity of approach। e इंटू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये लगा दो। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है? v डैश cos फाई, v डैश इधर लिख देता हूँ, v डैश cos फाई is equals to e times of velocity of approach is v cos theta। क्या करें अब? रेशियो v कैंसिल आउट हो जाएगा। मिल गया मुझे tan थीटा बाई e इज इक्वल्स टू tan फाई। अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज देखो कि e का वैल्यू जो होता है वो 1 से छोटा होता है, तो थीटा बड़ा है या फाई बड़ा है? थीटा 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 छोटा है, फाई बड़ा है। ले ली ये क्वांटिटी देखो, tan थीटा को मैं e से डिवाइड कर रहा हूँ, मतलब मैं वैल्यू को और बड़ा कर रहा हूँ, तो tan फाई इज ग्रेटर देन tan थीटा, राइट? tan फाई इज ग्रेटर देन tan थीटा, और दिस implies फाई इज ग्रेटर देन थीटा। अच्छा, इम्पल्स इम्पार्टेड क्या होगा यहाँ पे? इम्पल्स इम्पार्टेड बाय ग्राउंड ऑन द बॉल, मास m मान लेना बॉल को। इम्पल्स imparted by ground on the ball।
तो बॉल का इनिशियल मोमेंटम था mv cos थीटा। अच्छा, इम्पल्स हमेशा किस डायरेक्शन में लगता है? जिस डायरेक्शन में लाइन ऑफ इम्पैक्ट हो। तो एक नोट करके भी लिख लो, नोट, impulse always acts impulse always acts along the line of impact. So impulse important by count is final momentum is mv dash cos phi minus mv cos theta. Final momentum minus initial momentum. That is impulse. Along positive j को मैं ऊपर कंसीडर कर रहा हूँ. This is positive I, positive j. तो ऊपर की ओर पॉजिटिव j. राइट, कोई दिक्कत? अच्छा, अब अगर मैं यही क्वेश्चन में, जो हम लोग क्वेश्चन किए हैं अभी थोड़ी देर पहले, उसमें अगर फ्रिक्शन भी होता तो क्या होता? मेरा जो हमने जो ये बोला v sin थीटा इक्वल टू v sin फाई, दैट इज अलोंग द वॉल, वेलोसिटी सेम रहा क्योंकि उधर कोलिजन नहीं हुआ। बट अगर यहाँ पर फ्रिक्शन होता, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर फ्रिक्शन है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज u एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज e। ये बॉल आया, यहाँ हिट किया और ये बाउंस किया विद स्पीड v डैश v। अब कैसे लिखेंगे इसको? और अभी भी रिलेशन हम फाइंड लोग कर रहे क्लास, हैं। हाँ अभी भी रिलेशन कुछ तरह से फाइंड करके देखो, कुछ हो रहा है क्या? सर म्यू फ्रिक्शन है। हाँ, म्यू फ्रिक्शन है। और आज का क्लास शायद हम लोग थोड़ा जल्दी खत्म करेंगे, आई एम नॉट फीलिंग गुड। तो ये चैप्टर खत्म करके अपना क्लास खत्म कर देंगे। तो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, ये मैं बताता हूँ कैसे करना। देखो, यहाँ पर हम लोग को क्या हुआ होगा, एक नॉर्मल लगा होगा, जब बॉल हिट किया होगा तो नॉर्मल के कारण इम्पल्स लगा होगा, राइट? तो हम लोग बोल सकते हैं कि अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, along the line of impact line of impact impulse due to normal equal to change in momentum। impulse due to normal, इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसा, इंटीग्रल ऑफ एन डी टी, एफ डी टी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू डेल्टा पी, दैट इज एम वी डैश कॉस फाई माइनस एम वी माइनस, एक मिनट, यहाँ पर जो v होगा वो वेक्टर में है, आ जाओ, आप आ जाओ। माइनस
म्यूट कर लो प्रथम। सॉरी सर। माइनस एम बी कॉस थीटा, और अगेन ये भी जो है वो उसमें है वेक्टर में है, तो वो प्लस बन जाएगा एक्चुअली। तो दैट इज इंटीग्रल ऑफ एनडीटी हम लोग का ये, दैट इज चेंज इन मोमेंटम। ऊपर में मैं वेलोसिटी वेक्टर जैसा पुट करूंगा तो यहाँ पर भी प्लस ही अब बन जाएगा एक्चुअली में, दोनों के बीच में। तो मुझे इंटीग्रल ऑफ एनडीटी मिल गया। नेक्स्ट पार्ट करो, अलोंग द वॉल। अलोंग द वॉल, जैसे ही यहाँ पर इम्पल्स लगा है इंटीग्रल ऑफ एनडीटी का, फ्रिक्शन के का पीछे की ओर इम्पल्स लगा होगा, फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, म्यू एन। तो फ्रिक्शन का इम्पल्स होगा इंटीग्रल ऑफ म्यू एन dt। तो along the wall, impulse due to friction, impulse due to friction is equals to integral of mu and dt, that is mu times of mv dash cos phi plus mv cos theta। impulse due to friction, और हम लोग लिख सकते हैं फाइनल मोमेंटम इज v dash sin phi, चेंज इन मोमेंटम mv dash sin phi minus mv sin theta equals to mu times of integral n dt, that is mu mv dash cos phi plus mv cos theta। पहला इक्वेशन, और दूसरा इक्वेशन हमारे पास क्या है, v dash cos phi velocity of separation by velocity of approach is equals to e। तो ये दोनों इक्वेशन हम लोग वेरिएबल्स एलिमिनेट कर सकते हैं। इट्स ओके। अरे म्यू वाला नहीं समझ म्यू, में आया, मतलब आपने वो ठीक फोर्स है। का यूज किया था ना, तो थोड़ा सा। हाँ मैं स्टार्टिंग में बताता हूँ। जब लाइन ऑफ इम्पैक्ट का बात कर रहा हूँ मैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन का बात कर रहा हूँ, तो वहां पर नॉर्मल लग रहा होगा। तो इम्पल्स ड्यू टू नॉर्मल को मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रल ऑफ एनडीटी। इम्पल्स को हम लोग एनडीटी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इंटीग्रल एनडीटी, या फिर जे से। तो ये चीज क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम के बराबर अलोंग वाई एक्सिस। तो मैंने लिखा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, याद है तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर। अभी जो स्क्रीन पे आ रहा है, फिर कोई दिक्कत ठीक है। नहीं है। नेक्स्ट, ओके। तो अब अलोंग द वॉल बात करो, तो फ्रिक्शन में इम्पल्स लगाया होगा। अब फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, म्यू टाइम्स ऑफ एन। तो फ्रिक्शन का जो इम्पल्स होगा वो म्यू एन dt होगा। अब मुझे इंटीग्रल ऑफ एन dt का वैल्यू पता है, तो मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो मुझे फ्रिक्शन के कारण इम्पल्स मिल गया, राइट। सर इंटीग्रल ऑफ एंटिटी था ना, तो आपने म्यू तो कांस्टेंट था, वो आपने बाहर लिया, पर मतलब ओके ठीक है हाँ सर। म्यू तो कांस्टेंट है ना, तो म्यू को मैंने बाहर ले लिया, और इंटीग्रल ऑफ एन dt मेरा बन गया एम वी डैश कॉस फाइव प्लस एम वी कॉस थीटा। ठीक है। ठीक है सर। तो बस उसके बाद मैंने वैल्यू पुट कर दिया। अब ये दो इक्वेशन आ गया, दो वेरिएबल्स है। तो अब तुमको जो भी चीज नहीं दिया होगा उसके फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। देन इजी है। ऐसे फ्रिक्शन एज एन इम्पल्स ना, मोस्टली रोटेशन एक चैप्टर में हम लोग का यूज होगा, इस चैप्टर में ऐसा यूज नहीं होगा। देन यस सर।
एक साथ है क्वेश्चन। जैसे मान लो ये एक सर्कुलर ये एक बात है ऐसा, हेमिस्फेयर है। अरे यार, हेमिस्फेयर की नहीं बन रहा। एक हेमिस्फेयर है सेंटर। मैंने यहाँ से एक बॉल, इसको ये फिक्स कर रखा है, यहाँ से एक बॉल ड्रॉप किया, ये बॉल आया और यहाँ पर इसको वी स्पीड से हिट किया, वी स्पीड से हिट किया और इधर बाउंस किया विद स्पीड वी। स्पीड वी से बाउंस करेगा नहीं, विद स्पीड वी बाई टू से बाउंस किया लेट्स से। फिर एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ये आया विद स्पीड यू और गया विद स्पीड वी, ऐसे परपेंडिकुलरली गया। कोएफिशिएंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज ई एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू। तो बताना है म्यू, म्यू वी और ये एंगल थीटा में क्या रिलेशन होगा। फाइंड रिलेशन बिटवीन म्यू वी एंड म्यू यू वी एंड थीटा। ई से इंडिपेंडेंट चाहिए। हम लोग वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कौन से डायरेक्शन में लगाएंगे, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या कहीं और? ई वाला फॉर्मूला। हाँ प्रथम, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या लोगे? व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन? प्रणव, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगा और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगा? मिताली। अच्छा, लाइन ऑफ इम्पैक्ट कौन सा है, ये वाला है ना, लाइन Yes, ऑफ sir. इम्पैक्ट। Yes, sir. तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कौन सा होगा? इसका इधर वाला कंपोनेंट, दैट इज U cos theta. u U cos cos theta, theta. एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज v sin theta cos 90 minus theta। तो हम लोग क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज e टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो एक तो रिलेशन ये हो गया। दूसरा इक्वेशन कहाँ से आएगा? Momentum conservation. मोमेंटम कंजर्वेशन। ये तो फिक्स है ना यार। ये अगर तुम्हारा ये ट्रायंगुलर वेज फिक्स है, तो यार ट्रायंगुलर वेज पे अगर तुम फिक्स कर रहे हो तो वहां पर फोर्स लगा रहा होगा ना कोई हिंज, तभी तो वो फिक्स है। तो फिक्स पे तुम मोमेंटम नहीं कंजर्व कर सकते हो। एक काम करते हैं, इम्पल्स टू नॉर्मल देखते हैं, इंटीग्रल ऑफ एन dt, दैट इज चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम इज mv
sin theta minus initial momentum is mu cos theta. तो माइनस और u का डायरेक्शन अपोजिट है तो प्लस mu cos theta, राइट? u का डायरेक्शन नीचे की तरफ है तो माइनस माइनस दो बार प्लस आ गया मेरा बीच में, तो ये मेरा पहला इक्वेशन बन गया। और इस डायरेक्शन में देखो तो फ्रिक्शन लगा होगा, इनिशियल स्पीड इज u sin theta एंड फाइनल स्पीड इज v cos theta। तो चेंज इन मोमेंटम, फ्रिक्शन लगा होगा इंटीग्रल ऑफ mu and dt, that is mu times of integral of integral of n dt। और ये क्या होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम mv cos theta minus mu sin theta, राइट? सर हाँ, एक अपोजिट डायरेक्शन में, क्या होगा? सर एक अपोजिट डायरेक्शन में होगा। एक अपोजिट डायरेक्शन में होगा मतलब नहीं समझा। इनिशियल अच्छा, मोमेंटम कौन सा डायरेक्शन है? इनिशियल मोमेंटम इस डायरेक्शन में ना, u sin थीटा वाले डायरेक्शन में। अच्छा, तुम एक माइनस साइन के लिए बोल रहे हो, ठीक, एक माइनस साइन ले सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं, डायरेक्शन का जिधर तुम लो। तो यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा, अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर दूं तो 1/u इज v sin थीटा प्लस u cos थीटा अपॉन v cos थीटा माइनस u sin थीटा। तो एक मुझे इक्वेशन मिल गया, म्यू v थीटा, फाई कहाँ गया, अच्छा नहीं, थीटा में है ना, म्यू u v और थीटा मिल गया मुझे। अच्छा, यहाँ पर हमने साइन का उल्टा किया है ना कुछ, इन चेंज इन मोमेंटम इज इनिशियल मोमेंटम, यहाँ पर ऐसा आएगा, इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम इक्वल टू इम्पल्स। इनिशियल मोमेंटम इज mu sin थीटा, अभी ठीक है प्रथम, माइनस mv, ये बोल रहा था। मैं नहीं सर प्रणव। अच्छा हाँ प्रणव, बस ये बोल रहे थे क्या कि साइन अपोजिट होगा, ठीक है ओके। इनिशियल माइनस फाइनल इक्वल टू इम्पल्स। ठीक है, तो अप्रोक्स अपना ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट ही हो गया है। एक दिन करेंगे जो HCMA में नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। आई एम नॉट फीलिंग गुड, तुम लोग HCMA पूरा कंप्लीट कर लेना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं, एक क्लास और लगेगा फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बट HCMA के हिसाब से अपना चैप्टर खत्म हो गया है, फाइन। जैसे अगली क्लास में एक वेज है, वेज पे बॉल गिरा है, तो फिर बॉल किधर मूव करेगा, वो सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्लास हम वही 5:45 में स्टार्ट होगा। नेक्स्ट क्लास है क्या? यस सर है। ठीक है, तो 5:45 पे स्टार्ट होगा। अभी कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो HCMA का, फिर वो क्लास अटेंड कर लेना, फाइन। ओके सर। ओके, चलो बाय बाय।